आज उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरे हो गए। 4 साल पूरे। नए मुख्यमंत्री के तौर पर तीरथ सिंह रावत को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली। त्रिवेंद्र की जगह तीरथ को ये सत्ता दी गई, मुख्यमंत्री बनाया गया है। और आज प्रदेश में कई कार्यक्रम होने थे, कई कार्यक्रम रखे गए थे प्रदेश में। आज सीएम तीरथ सिंह रावत ने सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया। ये वो कार्यक्रम थे जो पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तय किए थे। ये तय किया था कि आज के दिन प्रदेश में अलग अलग जगहों पर विधानसभा वार वो कार्यक्रम करेंगे, लोगों को बताएंगे कि 4 साल में क्या क्या किया। लेकिन तीरथ सिंह रावत ने कुर्सी पर काबिज होते ही ये निर्णय दिया, ये आदेश दिया कि सारे कार्यक्रम रद्द किए जाएं। सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के लिए ये कार्यक्रम रखे गए थे कि सरकार ने 4 साल में उत्तराखंड की जनता के लिए क्या किया, ये कार्यक्रम रखे गए थे। लेकिन तीरथ सिंह रावत ने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ लगातार बने हुए हैं अजित, अब इसको किस तरह से देखा जाए कि कार्यक्रम पहले से तय थे, उपलब्धियां ही तो गिनानी थी। हर सरकार यही चाहती है कि वो अपने जो काम उन्होंने जनता के लिए किए हैं वो जनता को बताया जाए। लेकिन इन कार्यक्रमों को रद्द करने के पीछे के मायने, और क्या दूसरे किसी तरह के कोई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे या कार्यक्रम होंगे ही नहीं 4 साल की उपलब्धियों पर या किए गए कामों पर? राजीव, देखिए, मुख्यमंत्री ने जो बहुत बड़ा उत्सव और एक महाउत्सव के तौर पर जो 4 साल की उपलब्धि बताने का जो एक आयोजन होना था, सभी विधानसभाओं से जनता को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुख्यमंत्री से जुड़ना था, तो वो कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। राज्य स्तर पर होने वाला एक बड़ा कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। जो अलग अलग जगह भी जो बहुत बड़े कार्यक्रम महाउत्सव के तौर पर मनाए जाने थे वो भी रद्द कर दिए। लेकिन उन्होंने कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है वो अपने विधानसभा क्षेत्र में 4 साल के सरकार के कार्यक्रमों को जनता को बता सकते हैं, उनकी नीतियों को बता सकते हैं, पिछले 4 साल में सरकार ने क्या किया, ये सब बता सकते हैं। अब दूसरी बात यह है कि तीरथ सिंह रावत ने इसको स्थगित क्यों कर दिया या उसको कैंसिल क्यों कर दिया। उसके पीछे एक ये मंशा हो सकती है तीरथ सिंह रावत की, चूंकि बहुत विरोध के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत का सत्ता परिवर्तन हुआ, जनता में बहुत आक्रोश था, पार्टी के भीतर बहुत आक्रोश था। तो हो सकता है तीरथ सिंह रावत ने ये मूल्यांकन किया हो कि अगर मैं 4 साल का उत्सव मनाता हूं तो लोग हो सकता है मुझसे जवाब मांगने लगे। और 4 साल में 9 दिन शेष थे जब मुख्यमंत्री को बदल दिया गया, तो उस तरह का माहौल नहीं था और कांग्रेस इसको बहुत आक्रामक तरीके से ले सकती थी। एक तरफ मुख्यमंत्री बदल रहे हो और दूसरी तरफ आप लोग जो हैं 4 साल का जश्न मना रहे हो। आपका अपनी पार्टी के ऊपर भरोसा नहीं रह गया, जो आपका नेतृत्व है उसके ऊपर भरोसा नहीं रह गया और आप उत्सव की बात कर रहे हो, आप उपलब्धियों की बात कर रहे हो। अगर उपलब्धि होती तो कांग्रेस फिर ये भी पूछती, आम आदमी पार्टी ये भी पूछती कि अगर उपलब्धि थी तो त्रिवेंद्र सिंह रावत को क्यों हटाया, पहले मुख्यमंत्री को क्यों हटाया। लेकिन आप उसको प्रतिभाशाली बता रहे हो कि शायद उपलब्धियां नहीं है या सब कुछ ठीक नहीं है, इसलिए ये कार्यक्रम रद्द किए गए। अजित, आप हमारे साथ बने रहे, आगे हम आपके पास लौट रहे हैं क्योंकि एक और बहुत महत्वपूर्ण खबर है। लेकिन इस बीच में आपको बता दें कि जो कार्यक्रम रखे गए थे आज के दिन पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, वो कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा, सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। आगे बढ़े, पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने बीजेपी के 4 साल के कार्यकाल पर सवाल उठाया। सुरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने 4 साल के कार्यकाल के दौरान सिर्फ कोरी घोषणाएं की हैं। 4 साल तक आदमी बदला नहीं, 4 साल तक वो आदमी ठीक था और यहाँ पर विकास हुआ नहीं, सिवाय घोषणा, सिवाय भाषण देने के अलावा जनता को कुछ नहीं मिला। जनता त्रस्त है, ठगी हुई महसूस कर रही है। अब इसके लिए स्वाभाविक रूप से जनता कांग्रेस की ओर निगाह डालने के लिए मजबूर हो रही है। तो उन्होंने ये महसूस करना प्रारंभ कर दिया कि 2002 से लेकर 2007 तक जो कांग्रेस का रिजिम था उस स्वर्णिम। हरक सिंह रावत ने मंत्री पद संभालते ही कामकाज शुरू कर दिया है। हरक सिंह रावत के पास वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी है। हरक सिंह रावत ने वन मुख्यालय में वन विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग की और इस दौरान वन विभाग की आगामी रणनीति पर चर्चा की। प्रदेश में सीएम बदल चुके हैं, इसलिए अधिकारियों को अब नए सिरे से नई नीति के तहत काम करने की जरूरत पड़ेगी। अल्मोड़ा के सल्ट विधानसभा सीट के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद जिला प्रशासन तैयारी में जुट चुका है। 17 मार्च से पूरे जिले में आचार संहिता लागू हो जाएगी और सल्ट उपचुनाव को लेकर डीएम नितिन भदौरिया ने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ बैठक की। आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, तो ऐसे में अब जो प्रशासनिक अमला है वो एक्टिव है। अधिकारियों के साथ एक बैठक
की गई और इस दौरान डीएम ने जानकारी दी है कि 23 मार्च को सल्ट उपचुनाव के लिए नामांकन होंगे, 17 अप्रैल को वोटिंग होगी, वहीं 2 मई को काउंटिंग होगी। डीएम ने बताया कि सल्ट विधानसभा में कुल 136 बूथ हैं। जीआईसी भिकिया सैंड से सभी पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा। सर, आज हमारी पहली निर्वाचन की बैठक हुई और उसमें एमसीसी पूरे जनपद में प्रभावी हो गई है, तो उसके कारण हम लोग पूरी इसमें तैयारी में जुट गए और जितने भी नॉमिनेशन है 23 तारीख से स्टार्ट होंगे और इसमें जो पोलिंग होगी हमारी 17 तारीख को होगी और 2 मई को हमारी काउंटिंग होगी। तो इस दौरान हम लोग जो भी पोलिंग पार्टी की ट्रेनिंग, जो भी हमको पूरे कार्रवाई करनी है, आज इसका कैलेंडर हम लोग पूरा बना रहे हैं और इसको हम लोग पूरा समय अंतर्गत पूरा निर्वाचन संपन्न कराएंगे। और हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, तारीखों का ऐलान हो गया, आदर्श आचार संहिता लगी हुए है, प्रशासनिक अमला अपनी तैयारियां कर रहा है, लेकिन राजनीतिक दल कांग्रेस, बीजेपी वो किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं और क्या आम आदमी पार्टी भी उतर सकती है? देखिए राजीव, जो सूचनाएं मिल रही है सल्ट उपचुनाव को लेकर के, आम आदमी पार्टी इस चुनाव में हिस्सा लेने नहीं जा रही है और कांग्रेस क्या करेगी इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि अभी जो सत्ता परिवर्तन और संगठन परिवर्तन उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी में हुआ है, तो उस ये बाई इलेक्शन, एक सीट पर बाई इलेक्शन कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन समय महत्वपूर्ण होता है। मुख्यमंत्री नए हैं और संगठन के मुखिया मदन कौशिक नए हैं, तो इन दोनों की एक परीक्षा होनी है और सल्ट में सुरेंद्र सिंह जीना की क्षति को पूर्ति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास उस विधानसभा क्षेत्र में कोई ऐसा नेता भी नहीं है जिस तरह के सुरेंद्र सिंह जीना थे। तो सरकार के सामने और संगठन के सामने एक बड़ी चुनौती होगी और सरकार और संगठन की पहली परीक्षा होने जा रही है सल्ट विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के। तो कांग्रेस ने तो पूरी तरह से पूरी दमखम के साथ उतरने का ऐलान कर ही दिया है और अगर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी चयन में थोड़ी सी भी चूक कर जाती है तो ये विधानसभा का उपचुनाव सत्ता परिवर्तन के इस पूरे घटनाक्रम को मतलब उसका फेलियर भी साबित हो सकता है। क्योंकि सल्ट में जिस तरह से कांग्रेस तैयारी कर रही है, रणजीत रावत पूरी शिद्दत के साथ लगे हैं, बहुत वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है, तो इसलिए लब्बो-लुआब यही है कि नए मुख्यमंत्री और संगठन के नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए ये अग्नि परीक्षा होगा और ये सल्ट विधानसभा उपचुनाव तय करेगा कि सरकार का दृष्टिकोण और उसका नजरिया क्या है और उसकी रणनीति कितनी कारगर होती है। तो इसीलिए विपक्ष की बात तो हम अगर ना भी करें तो चलेगा इस समय, क्योंकि संगठन और सत्ता में परिवर्तन होने के बाद ये दोनों का लिटमस टेस्ट होगा और ये एसिड टेस्ट होने जा रहा है और इसमें इन दोनों की क्या परफॉर्मेंस रहती है, इसको एक सेमीफाइनल के तौर पर हम देखने वाले हैं। जी अजीत, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। दिल्ली से टनकपुर जा रही जनशताब्दी ट्रेन टनकपुर पहुंचने से पहले ही अनियंत्रित हो गई और सवारियों के साथ ही उल्टी दौड़ने लगी। ट्रेन के उल्टी होकर दौड़ने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया। पूर्वोत्तर रेलवे के डीआरएम ने इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई की है। दिल्ली टनकपुर जनशताब्दी ट्रेन के ड्राइवर, असिस्टेंट ड्राइवर और गार्ड को निलंबित कर दिया गया। आपको बता दें कि ट्रेन से एक मवेशी की कटकर मौत हो गई थी और इस हादसे में ट्रेन का वैक्यूम प्रेशर पाइप लीक हो गया और ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से ट्रेन खटीमा तक उल्टी दौड़ती रही। टनकपुर रेलवे स्टेशन के पास होम सिग्नल के पास एक गाय कट गई, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। इस दुर्घटना की जांच के लिए 3 जे ग्रेड ऑफिसर्स की टीम गठित कर दी गई है। जो कर्मचारी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया है। हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई है। हरिद्वार से खबर, सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची है, लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर, ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया है। बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। सूचना पर पुलिस पहुंची है, लेकिन ट्रक ड्राइवर फरार हो गया है। ट्रक ड्राइवर फरार हो गया है, लिहाजा उसकी तलाश की जा रही है। कुंभ मेले में भीड़ कंट्रोल करना मेला पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि जब कोई दुर्घटना होती है तो मौके पर पुलिस के अधिकारी और जवानों को पहुंचने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए हरिद्वार कुंभ मेला पुलिस की ओर से अनोखा तरीका निकाला गया है। कुंभ मेला पुलिस भीड़भाड़ वाले इलाकों में साइकिल से अपनी ड्यूटी निभाएगी, जिससे तुरंत ही किसी घटना के वक्त पर मौके पर पहुंचा जा सके। इसी के चलते कुंभ मेला आयोजक संजय गुंजाल ने 30 साइकिल पुलिस के जवानों को सौंपी।
देखिए फर्स्ट फेज़ में 23 साइकिलें हम लोगों ने अभी जितने भी हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया है और उसके बाद अभी 100 और साइकिल आ रही है जो कि CSR के तहत कंपनीज के द्वारा दिया जा रहा है। बेसिकली इसके पीछे आइडिया ये है कि जितने भी हमारे कुंभ मेला क्षेत्र में खासकर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है और घाट एरिया है जहाँ पर कि गाड़ियाँ भी जाती नहीं है, तो लेकिन वहाँ पर मोस्टली सभी में साइकिल जाती है, तो साइकिल के माध्यम से वो अपने एरिया का फैमिलराइजेशन हो सके। जब से मुख्यमंत्री की फटकार पड़ी है, हरिद्वार महाकुंभ में अधिकारियों के दौरे फिर से बढ़ गए। गढ़वाल कमिश्नर हफ्ते भर के भीतर दूसरी बार धर्मनगरी पहुंचे और कुंभ के कामों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निरंजनी अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी से मुलाकात की। गढ़वाल कमिश्नर ने शहर में साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को एक दिन तो अखाड़े में लगाओ, एक दिन में लगाओ, एक आज करवाना घटाने में लगाओ, तीनों काम संग में होंगे। आज उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मौसम बदल गया। धारचूला के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। दारमा घाटी में तो कई जगह पर बर्फ की वजह से ग्लेशियर्स खिसकने लगे हैं। इसकी वजह से CPWD की निर्माणाधीन सड़क सेला से बालिंग तक कई जगहों पर बंद है। दारमा घाटी के आखिरी गांव सीपू और मार्चा को जोड़ने वाला सीपू गाड़ पर बना लकड़ी का पुल बहने की भी खबर है।